नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत बातन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जो सिर्फ बिहार के 7,900 संविदा इंजीनियरों और कर्मियों का नहीं है, बल्कि ये संघर्ष सत्ता बनाम सच्चाई की कहानी है। आज हम उस दर्द को सामने लाएंगे जिसे सरकार ने सुनने से इनकार कर दिया, मीडिया ने लंबे समय तक दबा दिया और जिनकी आवाज़ को लाठीचार्ज और झूठे आंकड़ों के खेल से दबाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं है, ये न्याय, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का मुद्दा है। आज का यह संघर्ष हर उस युवा का है जो ईमानदारी से मेहनत करता है और उम्मीद करता है कि उसके सपनों का सम्मान होगा। 15 सितंबर को पूरा देश अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे मनाता है। इस दिन भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर हमारे देश में इंजीनियरों के योगदान को सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो खुद एक इंजीनियर रह चुके हैं, उन्होंने आज ट्वीट कर इंजीनियरों को शुभकामनाएं दी और विश्वेश्वरैया जी के योगदान को प्रेरणा का स्रोत बताया। विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी ने भी अभियंता दिवस पर ट्वीट किया। उन्होंने इंजीनियरों को राज्य के विकास की रीढ़ बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ट्वीट और बयान उन 7,900 संघर्षरत इंजीनियरों के आंसुओं को पहुंच सकते हैं जो पिछले 31 दिनों से सड़कों पर भूखे प्यासे बैठे हैं? ये वही इंजीनियर हैं जो बिहार के विशेष सर्वेक्षण कार्य में दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिनकी मेहनत ने बिहार को डिजिटल खतियान बनाने का रूप दिया। अभियंता दिवस पर अगर मुख्यमंत्री और मंत्री सिर्फ ट्वीट करें लेकिन धरना स्थल पर जाकर इनकी पीड़ा न सुने, तो यह संवेदनशीलता नहीं बल्कि दिखावटी राजनीति है। 15 अगस्त 2025 को जब पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा था, जब हर घर में तिरंगा फहरा रहा था, तब इन कर्मियों ने भी उम्मीदों के साथ देशभक्ति का जश्न मनाया। लेकिन अगले ही दिन 16 अगस्त को ये संविदा कर्मी अपने भविष्य की आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर आए, क्योंकि विभाग की नीतियां और सरकार का रवैया इनके जीवन और करियर को असुरक्षित बना रहा था। सवाल यह है कि जब ये कर्मी वर्षों से मेहनत कर रहे थे, तो ये नौबत क्यों आई कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा? क्या उन्हें मजबूर किया गया कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं? ये सवाल सिर्फ इन कर्मियों का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लाखों परिवारों का है, जिनका भविष्य इनकी नौकरी और मेहनत पर टिका हुआ है। इन कर्मियों की मांगे कोई असाधारण या अव्यावहारिक नहीं है, ये पूरी तरह न्यायसंगत और तर्कसंगत है। 1. सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष की जाए। 2. प्रत्येक वर्ष के कार्य अनुभव पर 5 अंक दिए जाएं। 3. ईपीएफओ में सरकार का अंशदान दिया जाए। व अन्य मांग शामिल हैं। जब नौकरी इतनी महत्वपूर्ण थी, फिर हड़ताल करने क्यों आए? जब संघ दबाव डाल रहा था हड़ताल करने के लिए, तो फिर 1 महीने बाद ये विचार क्यों आया? अपील में संघ के दबाव डालने की बात क्यों की जा रही है? क्या सरकार अगर संघ की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है, तो क्या आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा? फिर संघ पर दबाव डालने का इल्जाम क्यों? और अब जब मामला नेशनल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, तो 30 दिन का वेतन कटवाने के बाद कुछ लोग पीछे हटने लगे हैं, संघ के मनोबल को तोड़ने में लगे हैं। क्या यह समाज को यह संदेश नहीं देगा कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हो सकते? क्या आने वाली पीढ़ियां इसे कायरता की कहानी मानेंगी? अगर आज हम पीछे हटे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी और सरकार और विभाग हमेशा यही मान लेगा कि संविदा कर्मी सिर्फ शोषण करवा सकते हैं, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब 16 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल को सरकार और विभाग ने पूरी तरह अनसुना किया, तो कर्मियों ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर 28 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू की। कई दिनों तक ये कर्मी बिना अन्न और जल के धरना स्थल पर बैठे रहे। भूख हड़ताल में बैठे 6 से 7 कर्मियों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन सरकार तब भी नहीं जागी। अंततः जान बचाने के लिए भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी, लेकिन अपनी मांगों के लिए धरना और हड़ताल आज भी जारी है। सवाल ये है कि क्या सरकार को तभी सुनाई देगा जब किसी कर्मी की जान चली जाएगी? क्या लोकतंत्र में अपनी मांग रखने का यही तरीका रह गया है? विभाग लगातार दावा कर रहा है कि कर्मियों की नौकरी बचाने के लिए अपील प्रक्रिया चलाई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 2035 अपीलें प्राप्त हुईं। इनमें से 402 अपीलें स्वीकृत की गईं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये डेटा सच्चाई को दर्शाता है या सिर्फ जनता और मीडिया को भ्रमित करने का तरीका है? जो कर्मी हड़ताल पर है, उनमें से बहुत कम लोगों ने अपील की, तो फिर अपील का आंकड़ा इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या ये 2035 अपीलें वास्तव में उन्हीं कर्मियों की है जिन्हें बर्खास्त किया गया है? और अगर सिर्फ 402 अपीलें ही स्वीकृत हुई हैं, तो बाकी हजारों कर्मियों का क्या होगा? क्या अपील को अस्वीकृत कर दिया गया? ये पूरा मामला आंकड़ों की बाजीगरी जैसा लगता है। सरकार क्या सिर्फ आंकड़े दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है?
10 सितंबर 2025 को जब सर्वेक्षण कर्मी पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में पहुंचे ताकि शांतिपूर्वक अपनी बात रख सके, तो सरकार ने उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिसिया ताकत का इस्तेमाल किया। बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। महिला कर्मियों को बिना महिला पुलिस के पुरुष पुलिस ने धप्पा दिया। कई महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पुलिस प्रशासन ने गाली गलौज की। यह घटना लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। क्या यही है लोकतंत्र में विरोध जताने का अधिकार? क्या ये वही सरकार है जो महिला सुरक्षा की बातें करती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो खुद एक इंजीनियर रह चुके हैं, क्या उन्हें इंजीनियरों की पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए? आप अभियंता दिवस पर ट्वीट करते हैं, लेकिन क्या धरना स्थल पर जाकर इन संघर्षरत इंजीनियरों से मिलने का समय नहीं है आपके पास? विभाग के मंत्री भी ट्वीट करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। क्या यह सिर्फ दिखावटी संवेदनशीलता है? यह संघर्ष सिर्फ 7,900 कर्मियों का नहीं है, यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर आज यह संघर्ष अधूरा रह गया तो आने वाली पीढ़ियां इसे हार और डर की कहानी के रूप में देखेंगी। जो लोग अब पीछे हट रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जब उन्होंने 16 अगस्त को सड़कों पर उतरने का साहस दिखाया था, तो अब डर क्यों? 1. अगर विभाग का डेटा सही है तो उसकी सार्वजनिक जांच क्यों नहीं कराई जाती? पिछले 1575, इस बार 2023 बार 5 हुई क्यों आ रहा है अंतिम में? 2. 2035 अपीलों में सिर्फ 402 स्वीकृत क्यों? क्या बाकी कर्मी गलत हैं या सरकार उन्हें जानबूझकर दरकिनार कर रही है? 3. महिला कर्मियों के साथ हुई बदसलूकी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 4. मुख्यमंत्री जी, आप खुद इंजीनियर हैं, क्या आपको इंजीनियरों के इस दर्द का एहसास नहीं? आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें भाकपा माले की शशि यादव, माननीय सदस्य रणविजय जी और संघ की कोर कमेटी के सदस्य विभाग के एसीएस महोदय से मिले। इस बैठक में एसीएस महोदय ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया कि संविदा कर्मियों द्वारा गाली गलौज की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाना गाली गलौज की श्रेणी में आता है? अगर लोकतंत्र में नारेबाजी भी गाली है, तो फिर विरोध की परिभाषा क्या रह जाएगी? बैठक के अंत में एसीएस महोदय ने कहा कि सभी कर्मियों की एक साथ बर्खास्तगी वापस लेने की बात पर विचार होगा। 60 साल की मांग को छोड़कर अन्य 4 मांगों पर राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी से चर्चा की जाएगी। इस बयान से यह साफ है कि सरकार अभी भी कर्मियों की प्रमुख मांगों को पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह भी संकेत देता है कि संघर्ष का असर सरकार के गलियारों तक पहुंच चुका है। नीतीश कुमार जी अक्सर विकास की बातें करते हैं, लेकिन जब विकास की रीढ़ इंजीनियर ही भूख हड़ताल और बेरोजगारी के बीच संघर्षरत हो, तो ये कैसा विकास है? क्या ये वही बिहार है जिसका सपना आज़ादी के बाद देखा गया था, जहां मेहनत करने वालों को उनका हक नहीं मिलता, सिर्फ आंकड़ों और भाषणों से खेला जाता है? हमारा हकीकत बातें चैनल सरकार और विभाग से निवेदन करता है, अपील प्रक्रिया को हटाकर एक साथ बर्खास्तगी वापस ली जाए। हड़ताल पर बैठे कर्मियों से संवाद कर उनकी मांगें तुरंत मानी जाएं। संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। यह सिर्फ 7,900 इंजीनियरों की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की साख और विकास की लड़ाई है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि इन इंजीनियरों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हकीकत बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच्चाई को दबाने के लिए सरकार चाहे जितने आंकड़े पेश कर दे, लेकिन संघर्ष की आवाज को नहीं दबा सकती। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलता, क्योंकि यह सिर्फ रोजगार की नहीं, सम्मान और भविष्य की लड़ाई है। जय हिंद।